हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो कि बीपीएससी में पुराने जो कि पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आपके 72वीं बीपीएससी हो चाहे टीआरई 4 हो, इन सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो घटना चक्र सीरीज का समसामयिकी लेके आए हैं। इसमें कुल 33 वर्षों का क्वेश्चन है, 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। और पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जो कि आपका था प्राचीन भारत का इतिहास, और इसी कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसको देखना ना भूलिएगा। और यहीं से प्रश्न जो है हर साल रिपीटेडली जो है बीपीएससी क्वेश्चन उठाता है और आपके प्रश्नों में देता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1992 से सितंबर 2025 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इस पुस्तक में दिया गया है। तो देर ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जरूर जुड़ें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसमें जितने भी आपका बीपीएससी के द्वारा पूछे गए जो भी प्रश्न हैं, चाहे वो टीआरई 4 हो, एडीओ हो, बीपीएससी हो या अदर बीपीएससी के एग्जाम हो, सभी का ऑब्जेक्टिव हम मध्यकालीन से देखेंगे। तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिए और हम प्रश्न को अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वॉच भी फुल कीजिएगा। तो क्वेश्चन में एक कहता है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया गया था? किसको दिया था मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है प्रथम अख्ता जो है प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित किया गया था? यानी मोहम्मद गोरी जो हारा था प्रथम बार चालुक्य द्वारा, वो कब था? उसका एज पूछ रहा है, यानी ईस्वी पूछ रहा है। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है वो चालुक्यों से पराजित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और सॉरी, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गया, उसमें 2 ही प्रश्न थे। तो दिल्ली सल्तनत जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, तो कहता है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, यानी इसका जो कैपिटल था वो क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था, यानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम याद रखिएगा का भाग माना जाता है, ये कौन सा शासक था? इल्तुमिश था। इल्तुमिश के शासक जो है उसको दारुल इस्लाम का एक अंग के रूप में देखा जाता है, भाग के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इल्तुमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक जानी को जो है इल्तुमिश अपना प्रथम सूबेदार जो है नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय हमेशा याद रखिए सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा था? जो राजत्व के जो सिद्धांत है, प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय, ये सिद्धांत जो है इस पे आधारित था राजत्व का सिद्धांत। तो ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा सुझाया गया यानी कहा गया बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका बलबन ने। थ्योरी ऑफ डिवाइन के जो है राइट के समान जो है थ्योरी ऑफ किंगशिप किसने स्थापित किया? बलबन ने। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो जिला शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति लागू की थी यानी अपनाई थी? तो ये बलबन जो है रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला पहला शासक मान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान बलबन के शासनकाल में क्या करता है? विद्रोह कर देता है। इसी के साथ हम 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। और कहता है 10वां क्वेश्चन, इनमें किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी? क्या इल्तुमिश था, क्या फिरोज शाह तुगलक था, क्या अलाउद्दीन खिलजी था या बलबन था?
तो बलबन ने जो था फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत करता है। अब आप पे जो है खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है और यानी खिलजी वंश से प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है खिलजी वंश से, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था खिलजी वंश का पहला शासक? जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म के राज्य के अधीन लाने और उसे ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था A.L. श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? A.L. श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जब उसने राजत्व यानी प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, यानी शरीयत कानून से क्या था? ये पूरी तरह से आजाद था, स्वतंत्र था। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां जो है मंगोल से लड़ता हुआ क्या हुआ था? मारा गया था, यानी मृत्यु हो गई थी। 5वां क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, या उसके पति का क्या नाम था? अब यहाँ पे जानते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी पे जो फिल्म बना था उसमें भी ये नाम जो है रानी पद्मिनी का आता था। तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है देख सकते हैं आप, फिल्म भी देखेंगे तो बन जाता, परंतु यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो रानी जो है पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह। कहा जाता है पद्मिनी इतनी सुंदर थी जो उसी के कारण जो था पूरा का पूरा अलाउद्दीन का जीवन जो है ना वो बर्बाद हो गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह पे हमला क्यों किया था? क्योंकि उनकी पत्नी जो थी रानी पद्मिनी वो इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा सुन के ही जो था ना ये अलाउद्दीन खिलजी वो चित्तौड़ पे जो है आक्रमण करता है और रानी पद्मिनी को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन रानी पद्मिनी क्या कर लेते हैं? जौहर कर लेते हैं, जो कि राजपूतों में ये परंपरा बहुत प्रचलित था उस समय। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा जौहर। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। देवगिरी का शासक कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है? तो रामचंद्र देव थे उस समय शासक। तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लाते हैं और ऐसे ही लाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको? कहता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था मलिक काफूर को। मलिक काफूर के किसके लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया था? तो द्वार समुद्र के विजय के लिए, यानी वहाँ पे उसको जीतने के लिए नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया गया था? तो जानते हैं निजामुद्दीन औलिया जो है वो जलालुद्दीन खिलजी से भेंट नहीं करने जाते थे। अगर वो पूर्वी गेट से प्रवेश करते थे जलालुद्दीन खिलजी तो पश्चिमी गेट से निजामुद्दीन औलिया क्या होते थे? निकल जाते थे उससे पहले ही। तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी जो है वो निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने की प्रयास में थे, फिर भी निजामुद्दीन औलिया इनसे भेंट नहीं किए या ना करना चाहते थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको स्टार्ट करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो खरीदा था नुसरत खान ने। मलिक काफूर को किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो खलीफा की शक्ति का विरोध किसी भी इसमें ये चारों विकल्प में से कोई भी जो शासक था इसने नहीं किया। ना ही अलाउद्दीन इल्तुतमिश ने किया था, ना ही खिलजी ने किया था, ना तुगलक ने किया था, ना ही बलबन ने किया था। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न है। खिलजी वंश का प्रश्न जहाँ तक था हम करवा चुके हैं। और तुगलक वंश में देखते हैं निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया था? तब बहलोल लोधी जो है शासन करने वाला शासक था। तुगलक वंश का शासक बहलोल लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज तुगलक ने जो था बेरोजगारों को क्या दिलवाया था? उसको रोजगार दिलवाया था, जॉब दिलवाया था। क्वेश्चन 3 कहता है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यहाँ पे थे फिरोज तुगलक के दरबार में थे सबसे ज़्यादा गुलाम, यानी गुलाम इसके दरबार में ज़्यादा थे तुगलक के। फिर तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा जो था एक खैराती अस्पताल था। दारुल सफ़ा क्या था? खैराती अस्पताल था। हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है खैराती अस्पताल की स्थापना किसने किया था? फिर तुगलक के द्वारा किया गया था, जिसका नाम क्या था? दारुल सफ़ा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज तुगलक ने किया था फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो ये क्या रहा था? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहर किसने बनवाया था? फिरोज तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था। इसी के साथ जो है हम लोधी वंश में प्रवेश करते हैं। और लोधी वंश की स्थापना जैसे कि जानते हैं आप लोग किसने किया था? तो आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन है 1 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोधी के द्वारा यह बसाया गया था जहां अब आगरा है स्थित। एक ही क्वेश्चन था वहां से। अब है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हरिहर और बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में किया जाता है। 2 भाई थे हरिहर और बुक्का, इन दोनों के नाम से, यानी ये दोनों करते हैं मिल करके। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो ये छीना था हरिहर द्वितीय ने। किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। ये वो हरिहर नहीं है जो कि स्थापित किया था साम्राज्य को, ये उसका पुत्र हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। कुली कुतुब शाह के साथ कौन सा युद्ध लड़ा था कृष्णदेव राय ने? तो गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। ये बहुत फेमस किला था, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये भू राजस्व पर आधारित थी। विजयनगर साम्राज्य जो था इसका इकोनॉमिक सिस्टम जो था भू राजस्व पे चलता था। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो मिलता है हम्फी में। कहाँ मिलता है? हम्फी में है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष आपको देखने को मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फारसी यात्री अबू रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह आया था देवराज द्वितीय के शासनकाल में। फारसी यात्री अबू रज्जाक भारत में कब आया था? तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में भारत में आता है 1442 से 46, सॉरी 1442 का है, 1422 से 1446 के बीच में ये भारत में रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापित की थी, यानी स्थापना की थी अपनी माता के नाम पे? तो करवाया था कृष्णदेव राय ने। किसने करवाया था? कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध।
सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालिकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रवेश करते हैं दिल्ली सल्तनत में। कहता है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो ये करने का काम करता है, यहाँ पे देखा जाए तो खैराज करता है, यहाँ पे उर्स करता है, मुक्तई करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा 1, 3, 4 राइट आंसर होगा इसका। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का संबंध है राज्य कानून से। किससे संबंधित है जवाबित का संबंध? राज्य कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहता है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद जो था इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल कौन करते थे? गाँव के सरपंच के द्वारा किया जाता था। या तो उन्हें मुकद्दम बोला जाता था या चौधरी साहब के नाम से भी बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के होते थे? तो ये होते थे चांदी एवं तांबा के होते थे। यानी पुराने समय के यानी सल्तनत काल के जो सिक्के होते थे वो टंका होते थे, ससगनी होते थे, जित्तल होते थे और चांदी और तांबा से मिला करके बनाया जाता था या स्वतंत्र रूप से भी बनाया जाता था। दिल्ली सल्तनत में बात करें कला और स्थापत्य कला की, तो दहाजुद्दीन का झोपड़ा जो था क्या था? एक प्रकार का मस्जिद था। क्या है? एक दहाजुद्दीन का झोपड़ा मस्जिद है, इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। और शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत किया था कुतुब मीनार को बनवाने का। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेट भी किया है कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुब ऐबक ने जो है स्टार्ट किया था। और यहाँ पे सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य जो था पूरा हो गया था। इस फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिए। यहाँ पे एक अगला आता है अलाइ दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाइ दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह 1311 ईस्वी में बन करके तैयार हो गया था। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो है इल्तुतमिश के मकबरे की तरह जो है चौकोर कमरा भी दिया गया है। चलिए दिल्ली सल्तनत में जो साहित्यकार थे इसके बारे में जानते हैं। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज। तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। आप लोग याद रखें, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रुहेला के या रेहेला के संबंध में नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको, रेहेला। कहीं पर रुहला भी होता है, रिहाला भी होता है लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता बारह मासा किसकी रचना यानी रचना किसने की थी? यानी किसकी रचना या रचना किसकी की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। आपसे लेखक के नाम पूछेगा तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो किया था दरिया साहब ने। दरिया साहब ने किसकी रचना किया था? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की। जबकि देखिए बीपीएससी जो टीचर है 11th और 12th में 26/8/2023 में जो हुआ था, यानी कह सकते हैं TRE 2 में, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। चलिए 5वां क्वेश्चन है, कहता है चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा का फारसी में अनुवाद जो है मलिक अली बिन अबू बकर सूफी के द्वारा कूफी के द्वारा किया गया था। बहुत लंबा चौड़ा नाम है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये शम्स सिराज अफीफ के द्वारा तारीख फिरोज शाही की रचना किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 7 नंबर क्वेश्चन भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हो गया था? तो यहाँ पे देखते हैं तो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। तो यहाँ पे लगभग देखा जाए ना तो कागज का प्रथम प्रयोग जो है ना 7वीं से 8वीं शताब्दी में जो है ना ये स्टार्ट हो गया था। 11वीं शताब्दी में यहाँ पे आते आते प्रथम भारत में पर कागज में दस्तावेज जो है मिलते हैं। उत्तर भारत में दक्कन के प्रांतीय राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। राजवंश है यहाँ पे दिया हुआ। तो कहता बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी और उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिनसे उनके भक्त समझते थे। यानी ऐसा जो उनके चाहने वाले जो थे, उनके अनुयायी थे, जो भाषा वो समझ सकते थे, उन्होंने उसी भाषा में अपनी पुस्तकों को लिखा, अपनी वाणी को लिखा। जैसे कबीर हो गए और भी बहुत सारे संत इस समय में हुए, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ये सभी देख सकते हैं आप। यहाँ पे है 3 नंबर क्वेश्चन, नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नाथपंथियों, सिद्ध एवं योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में जो था ना, ये इनको लोकप्रिय बनाने का काम किया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो ये फिरदौसिया की स्थापना कहाँ होती है? बिहार में होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मुगल वंश और बाबर के बारे में आते हैं। तो जानते हैं मुगल वंश की स्थापना जो था वो बाबर के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की स्थापना के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बाबर। बाबर जो है इसकी स्थापना करता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आप बताइए, बाबर के पास क्या थे? तो उसके पास सैनिक कुशलता थी, उसके पास तोपखाना थे और उस समय भारत में लोग तीर तलवार से युद्ध करते थे और बाबर जो था एक कुशल, क्या कह सकते हैं, वो लड़ाका था, मतलब सैन्य व्यवस्था उसके पास था। तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। और भारत में प्रथम बार जो है ना, वो बारूद का इस्तेमाल बाबर के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कहता है भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? उपमहाद्वीप के बारूद का आगमन हुआ, बिल्कुल सही। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। युद्धों में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चारों होना चाहिए मेरे अंदाज से। 4 तो नहीं है लेकिन 3 यहाँ पे है। कौन कौन सा है? उपमहाद्वीप में बारूद के इस्तेमाल नहीं, तो उपमहाद्वीप में नहीं, भारत में हुआ था, ठीक है, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे प्रदेश में तैमूर वंश की स्थापना हो जाता है और युद्ध में तोप की शुरुआत होती है। 3 और 4 जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो कहा गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब बाबर करेगा तो एशिया में था उस समय, और एशिया में उसने कर चुका था। हुमायूं और शेर शाह की बात करें तो इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करेगा? तो ये शेर खान था। किसने कहा था? शेर खान था जिसने ये बात कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन शासकों में किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो कौन किया था? ये शेर शाह जो था उसका पुत्र इस्लाम शाह किया था। किसने किया था? शेर शाह, इस्लाम शाह का पुत्र शेर शाह। किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपको राइट मान रहा है, तो हम इसका आंसर आपको ई मान के चलते हैं बीपीएससी के अनुसार, क्योंकि वो जो मानेगा वही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का था, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ये किया था 1532 में। किसने 1532 में चुनार पर आक्रमण किया था? ये किया था हुमायूं ने। किसका पुत्र था हुमायूं? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है निम्नलिखित में किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये हाजी बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है देवरा का युद्ध लड़ता है, चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। हम आंसर बता रहे हैं, आप लोग को ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो शेर शाह सूरी ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? शेर शाह सूरी ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाता है, बाद में सुल्तान की उपाधि भी अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो ये बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? बिहार के सासाराम में स्थित है। सॉरी सासाराम में नहीं, रोहतास में मिस्टेक हो गया। बिहार के कहाँ पे है? और रोहतास में सासाराम नामक जगह पे है, ठीक है। सासाराम क्या है? इसका जगह है, और रोहतास क्या है? जिला है।
यहाँ पे नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जीतना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये सब किसने कहा था? H.G. किन ने कहा था। किसने कहा था? H.G. किन ने कहा था। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, लड़ा गया था। यह युद्ध का क्या नाम था? चौसा का युद्ध। शेर शाह और हुमायूं के बीच जो है 1539 में 26 जून 1539 को कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? तो ये लड़ा जाता है चौसा का युद्ध। किसका युद्ध लड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, चौसा का युद्ध लड़ा जाता है। अब अकबर के बारे में आते हैं। अकबर जो है उसको देख सकते हैं। अकबर बहुत बड़ा सम्राट था। भारत के एकीकरण के बाद पूर्व व मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना के एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा था? तो ये लिखा था अकबर के बारे में। किसने कहा था? अकबर के बारे में यह बात कही गई थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? कौन सा बनता है? तो ये दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे हकीम खां। जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें महाराणा प्रताप जो है अपना सेनापति हकीम खान को युद्ध में भेजते हैं, स्वयं नहीं जाते हैं वो। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर को जो है समाप्त कर दिया था? किसने किया था? अकबर के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहा है तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी जरूर कीजिए दोस्तों में। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो 1576 ईस्वी में इसने क्या किया था? बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। किसने किया था? अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीन-ए इलाही जो था ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका प्रधान पुरोहित जो था वो अकबर था। और इसका प्रथम जो था ना, कह सकते हैं ये धर्म अपनाने वाला पहला व्यक्ति जो था उसका कह सकते हैं एक मंत्री था बीरबल, वो था। इसी बात पे एक एपीजे अब्दुल कलाम का पंक्ति याद आ गया। कहते हैं हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो ये इस कोट के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अगला देखते हैं जहांगीर के बारे में। कहता है किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो थॉमस रो के बारे में जानते हैं, जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ये आ तो रहा था अकबर के शासनकाल में, लेकिन 1600 जो है 7 के आसपास में जो है ना अकबर की मृत्यु हो जाती है। और जब तक ये भारत में पहुंचता है तब तक उसका बेटा जो था जहांगीर वहाँ का बादशाह बन जाता है, यानी भारत का बादशाह बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़े उससे पहले एक थोड़ा सा और ही आपको मोटिवेट करने के लिए एक पंक्ति आपको सुनाते हैं। कहता है भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो मरना है मुझे। बिल्कुल सही कह रहा है, यानी भीड़ में खड़े होने से नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। मकसद नहीं होना चाहिए भीड़ में खड़ा होना, भीड़ से निकल करके उस मंजिल को पाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ये किया था हॉकिंस को। हॉकिंस को जहांगीर किसकी उपाधि देते हैं? तो यहाँ पे हॉकिंस को खान की उपाधि देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है
अहमदुल्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। थोड़ा सा फ्रेश नहीं है, उसका टेंशन नहीं लीजिए, हम पढ़ के बताते हैं आपको। यहाँ पे है, कहता है प्राचीन कार्य यानी पित्रा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये क्या है? दीवारों में अर्थकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये पित्रा का यहाँ पे होता है मतलब। ठीक है, नक्काशीदार होता है। ये 66वीं यूपीएससी में प्री में पूछा गया था और एग्जाम में भी पूछा गया था। अब हम शाहजहां के बारे में जानते हैं। तो शाहजहां के बारे में क्वेश्चन है, कहता है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा ये दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया जाता है, जो कि आज का भी देख सकते हैं, दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव जो है वो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग मानते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ों का जड़ क्या था? तो ये था कंधार। क्या था? कंधार इसका जड़ था। क्वेश्चन नंबर औरंगजेब से आता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब जो था जिहाद का उसका मतलब दारुल इस्लाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था, ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं मुगल कालीन प्रशासन, मुगलों का जो प्रशासन था वो कैसा था उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ होता है? बटाई का मतलब क्या? लगान निर्धारित करने का तरीका, यानी जो आपका भूमि होता है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा जो है आपको कर के रूप में देना होता है, इसे बटाई कहते हैं, यानी बांट करके कर के रूप में उसको बांटना। क्वेश्चन 2 है, कहता है दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये जहांगीर ने किया था। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी। कौन था मुहस्सिब? लोक आचरण अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है। क्या करता है इंगित? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कहता है मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था? मुख्य काजी था कौन? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य काजी का मतलब क्या होता था? न्यायाधीश। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए, क्योंकि जानते हैं जो भी व्यवस्था होती है उसमें करप्शन वगैरह भी होते हैं, तो उस करप्शन को कम करने के लिए ये लाया गया था। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला की बात करें तो पहला क्वेश्चन इससे हमको देखने को मिलता है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ये बनवाने का काम कौन किया था? यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार जो है यो तो हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अपवाद हैं, कुछ अकबर को भी मानते हैं, तो इससे अपवादित प्रश्न से हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। दूसरा नंबर भी क्या है? अपवादित प्रश्न है। कह रहा है क्वेश्चन दस्ताने अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा कराया गया था? तो यहाँ पे देख कहीं भी आपको जो है यहाँ पे अकबर का नाम नहीं है, क्योंकि अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्टार मार्क्स किया है, इसको छोड़ देते हैं। आप लोग भी ऐसे प्रश्न को छोड़ दीजिए और इसका जो डिस्क्रिप्टिव होता है ना उसको पढ़ा कीजिए। कहता है 3वां क्वेश्चन, यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के दरबार में। किसके दरबार में हुआ था यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश? तो अकबर के दरबार में ऐसा माना जाता है जो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दसवंत एवं बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था? आप तो कमेंट में बताइए। तो ये थे अकबर महान। कौन थे? हमारे अकबर महान जो थे ये थे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, मुगल चित्रकार किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर देखने को मिलता है।
तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, दोस्तों में शेयर भी करना ना भूलिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सा एक पुस्तक है जो तुलसीदास नहीं लिखते हैं? तो साहित्य लहरी जो है तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो है तुलसीदास नहीं, जबकि जो है अन्य रचना जो है ये जो है आपका देखा जाए ना तो साहित्य लहरी की रचना जो है सूरदास के द्वारा किया जाता है। गीतावली की रचना तुलसीदास करते हैं, विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास करते हैं, कवितावली की रचना तुलसीदास के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा जो था हुमायूंनामा की रचना किया गया था। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तबकाते अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल की अखबारनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तबकाते अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद जो है इनकी रचना करते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वरदास नागर जो है फतुहात आलमगीरी की रचना करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है तुजुके बावरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तुर्की में लिखी गई। तो तुजुके बावरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखा गया था। अब यहाँ पे आ जाता है मुगल काल से संबंधित कुछ तथ्य। तो बाबर और यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अकबर का पुत्र कौन था? सलीम मान सकते हैं। बी का एक, तो बी का एक 3 गो में, यानी ऑप्शन नंबर डी तो ऑलरेडी साइड होता है। शाहजहां, शाहजहां देखा जाए तो इसका पुत्र जो था वो कौन था? तो शाहजहां का पुत्र जो था वो आप लोग कमेंट में बताइए जल्द से जल्द। इसका पुत्र था मुराद। सी का 4, सी का 4 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मैच करना है। और यहाँ पे देखा जाए तो कुली बाग मस्जिद जो था वो किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर बनवाता है। कुतुबुद्दीन 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनाया जाता है। इस एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ये बनवाता है नूरजहां। किसने कौन बनाता है? नूरजहां। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए पानीपत के द्वितीय युद्ध में टीपू सुल्तान और मराठा इसका जो है विरोधी सही रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। बाकी जो था हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बिल्कुल सही। पानीपत का प्रथम युद्ध अब बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, बिल्कुल सही। ए और बी तो सही है लेकिन सी सही नहीं है, यानी सी यही जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये सूरत को कहा जाता है। सूरत कहाँ है आपका? तो सूरत जो है वर्तमान गुजरात राज्य है, बिहार का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जो यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये कहा था विलियम फिंच ने। किसने कहा था? तो विलियम फिंच कहते हैं 5,000 से 40,000 के 5,000 से 20,000 लोग जो है 40 साल तक रेगुलर काम किए थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे यहाँ पे सिख साम्राज्य की स्थापना के बारे में आ गया है, तो सिख संप्रदाय पढ़ते हैं। कहता है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म होता है 1666 ईस्वी में पटना में बिहार में हुआ था। अब मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में हो जाते हैं नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो हमेशा याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में होता है। ठीक है। दूसरा सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, यह स्थित कहाँ है, पटना में। सबसे विवादित प्रश्न, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आंसर क्या है, पटना दिया हुआ है, फिर भी ऑप्शन में पूछ लिया पटना में है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता था ये किसका है। ठीक, तो ये पूछ नहीं रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट जो है आंसर खुद बीपीएससी के द्वारा बताया जा रहा है। तो बीपीएससी भी कभी कभी गलती कर देता है। यहाँ पे मराठा राज्य और संघ के बारे में बात करेंगे तो कहता है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो ये रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी क्या थी, रायगढ़ थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी शिवाजी के। अष्टप्रधान किसके मंत्रिपरिषद में थी, तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में थी। इस बार तो बीपीएससी बहुत सारे प्रश्न को सुधारा है, यानी घटना चक्र के द्वारा सुधार किया गया है। यहाँ पे 2 ऊपर नीचे इसलिए किए हैं क्योंकि ऊपर प्रश्न है, नीचे इसका ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहता है मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो सचिव कौन होते थे, पत्राचार। प्रभारी होते पेशवा कौन होते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद देखा जाए सुमंत कौन होते थे, तो सुमंत होते थे इनका विदेश मंत्री। अमात्य कौन होते थे, वित्त मंत्री हुआ करते। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का था अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो ये शिवाजी के द्वारा किया जाता है। 5वां अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी किसका था, मराठा प्रशासन में था अष्टप्रधान मंत्री परिषद। 6 नंबर क्वेश्चन है कहता सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। सरंजामी प्रथा जो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, प्रथा से संबंधित है सरंजामी प्रथा। इसको जरूर याद रखिए। मुगल साम्राज्य का विघटन जो होता है उससे संबंधित प्रश्न है, तो कहता है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये था मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी हम लोग जानते हैं, संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो नहीं होने दिया था कौन हुआ था, शाह आलम द्वितीय ने इसे दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है उसने साम्राज्य की सीमा थी, तो ये किसके बारे में कहा जाता है, तो बहादुर शाह जफर की साम्राज्य की सीमा जो था वो क्या था, तो इसके बारे में स्टार जो है प्रश्न माना है, यानी यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए आधुनिक भारत पे, तो इसको हम किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ख़त्म करें इससे पहले जो है हम लोग कुछ एक शायरी आपको लिए लाए हैं। कहता है डूबा हुआ सूरज निकलता ज़रूर है, डूबा हुआ सूरज निकलता ज़रूर है, वक्त जैसा भी है बदलता ज़रूर है। यानी आज आप बीपीएससी जो है सिविल का तैयारी कर रहे हो या TRE 4 की तैयारी कर रहे हो, एक बार आप इसको पार कर गए यानी सक्सेस हो गए, तो आपका क्या हो जाएगा, आप डूबा हुआ सूरज यानी जो सूरज डूब जाता है वो फिर से उगता है, यानी ढलने के बाद उगता है, तो आप क्या होंगे, आपका फिर से यहाँ पे उदय हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।